हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एटम्स को, और एटम्स को करेंगे यार वन शॉट के अंदर खत्म। और अगर हम वन शॉट में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब ये बिल्कुल हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं एटम्स को। और ये चैप्टर आसान भी है आप लोगों के लिए। आसान क्यों है? क्योंकि आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हो एटम्स के अंदर, है ना। हम फिजिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे यहाँ पे एटम्स को। अभी इस चैप्टर को निपटाएंगे, और एक सिंगल वीडियो ही काफ़ी है। मतलब इसके बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है क्लास 12 फिजिक्स के एटम्स के लिए। निपटाते हैं इसको। टेलीग्राम चैनल है बेटा सुनील जांगड़ा सर के नाम से, फटाफट से इसको ज्वाइन कर लेना सबसे पहले, क्योंकि जितना भी मेरा कंटेंट है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलता है। ठीक है। साथ में अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत अगर आ रही है, तो आप लोग सुनील जांगड़ा 26 के नाम से इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। तो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को बढ़ाते हैं आगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक थ्योरी चैप्टर है भाई साहब। मॉडर्न फिजिक्स जब शुरू होती है ना, तो वो थ्योरी है बस, तो एक बार समझने की जरूरत होती है। तो एटम्स के बारे में आज पढ़ेंगे। एटम्स के बारे में बहुत सारे मॉडल्स आए हमारे कोर्स के अंदर। 3 मॉडल्स हैं। थॉमसन जी का मॉडल है, और फिर इसके बाद रदरफोर्ड जी का मॉडल है, और फिर इसके बाद बोहर्स मॉडल है। चलो यार, तो थॉमसन मॉडल के बारे में बात करते हैं। थॉमसन जी ने क्या बताया एटम्स के बारे में। जैसे यार तुमने ना तरबूज देखा होगा। तरबूज कैसा होता है? लाल होता है अंदर से, बीच में क्या होते हैं? बीज लगे होते हैं, सीड्स लगे होते हैं। ठीक है। तो इन्होंने कुछ ऐसा ही एक मॉडल दिया। इन्होंने बताया कि जो एटम है वो बना होता है किससे भाई? कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर। मतलब एक स्फेयर होगा, वो पॉजिटिव चार्ज का होगा, पूरा एक सॉलिड स्फेयर टाइप सा है, वो पॉजिटिव चार्ज का होगा। और वहां पे उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। वहां पे उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। एम्बेडेड इन इट। ये वाटरमेलन की तरह ही है, तरबूज की तरह ही है। किसकी तरह बेटा? तरबूज की। उसमें क्या होता है? रेड पार्ट वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जो उसमें सीड्स लगे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इन्होंने ये भी बोला कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है कि जो आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज है वो बराबर होगा किसके? पॉजिटिव चार्ज के। नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। न्यूट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, आप ये बोल सकते हो। ठीक है। चलो, इसका दूसरा नाम क्या रखा गया यार? थॉमसन मॉडल का जो दूसरा नाम था वो था प्लम पडिंग मॉडल। कौन सा नाम था? प्लम पडिंग मॉडल था। ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि कैसा एटम दिखाया गया था शुरू में। ये पॉजिटिव चार्ज है, जो ये ग्रे पार्ट है ना, जो ये ग्रे पार्ट है, ये वाला जो ग्रे पार्ट है, ये जो ग्रे पार्ट है भाई साहब, ये कौन है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो नेगेटिव पार्ट है ये कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। ये कौन है भाई साहब? इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आई चीजें? समझ में आई? यस और नो? यस और नो? ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आया रदरफोर्ड जी का मॉडल। अच्छा सुनो, कई बच्चे सोचेंगे कि थॉमसन जी का मॉडल तो बता दिया, बट उसकी लिमिटेशन नहीं बताई। एक बार रदरफोर्ड जी का मॉडल पढ़ लेते हैं, फिर हम लिमिटेशन उसकी भी पढ़ लेंगे। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटम, मतलब 1911 में इन्होंने दिया था ये। इन्होंने किया क्या? इन्होंने ना अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मतलब इन्होंने नहीं किया था, इनके जो कहा जाता है कि स्टूडेंट थे, गीगस एंड मार्स्टन, इन्होंने इसको मतलब इसको परफॉर्म किया था। क्या था कि भाई यहाँ पे था ये एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। इससे क्या निकलेंगे? अल्फा पार्टिकल्स आ रहे होंगे। इससे क्या आ रहे होंगे? ऐसे अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, और ये अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे, टकराएंगे किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। किसके ऊपर? थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर ये जाके टकरा देंगे। उसके बाद ये स्कैटर्ड होंगे। तो ये स्टडी करी गई कि भाई किस तरीके से स्कैटर्ड हुए, कितने बीच में से निकल गए। तो इससे पहचान हुई कि एटम क्या है, कि एटम कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, सेंटर पार्ट को क्या बोला जाता है, ये सब चीजें। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। एक बार इस एक्सपेरिमेंट को देख लो। अच्छा, ये जो स्कैटरिंग हुई, इनको कैच करने के लिए एक स्क्रीन लगी हुई है। एग्जैक्ट आप लोग यहाँ से देख सकते हो। एनसीईआरटी का ये बढ़िया वाला डायग्राम है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट का ये वाला डायग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ जाती है। सबसे पहले ये क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। ये क्या है भाई साहब? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है। अब यहाँ जैसे ये दिखाया हुआ था, ये क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल है ना, वो ऐसे हैं, वो इधर 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 ऐसे जा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में है, वो ऐसे बोल सकते हो। तो उनको एक बीम की फॉर्म में लाने के लिए हमने यहाँ पे लेड ब्रिक्स को यूज किया। किसको यूज किया? लेड ब्रिक्स को यूज किया। ठीक है। अब ये लेड ब्रिक्स लगी। अब ये लेड ब्रिक्स में से ये सोर्स से जो पार्टिकल्स निकल रहे थे वो एक लाइन में आना शुरू हो जाएंगे। वो एक लाइन में आना शुरू हो जाएंगे, आप लोग ऐसे देख सकते हैं। ठीक है।
तो यहाँ से जब वो निकलेंगे बाहर, यहाँ से जब वो निकलेंगे तो वो एक बीम बन चुके होंगे। क्या बन चुके होंगे? बीम। तो ये है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब उसके आगे क्या है भाई साहब? ये है थिन गोल्ड फॉइल, ये है थिन गोल्ड फॉइल, ये है थिन गोल्ड फॉइल। ये सपोर्ट लगा रखा है, ये क्या है भाई साहब? सपोर्ट है। ये क्या है? सपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो थिकनेस है भाई साहब, वो किस ऑर्डर में होती है? वो 10⁻⁻8 मीटर इस ऑर्डर में होती है, ठीक है। बहुत पतली होती है। अब देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, देखो यार यहाँ पे देखो, ये अल्फा पार्टिकल क्या हुए, कुछ चले गए भाई साहब सीधा, मतलब ज्यादा से ज्यादा सीधा चले गए, मोस्ट पास थ्रू द एटम्स, मतलब मोस्टली जो एटम में से वो पास हो गए। कुछ इस एंगल पे पास हुए, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर और कुछ इधर, ऐसे स्कैटरिंग होगी। अब इन स्कैटरिंग को पकड़ने के लिए इन स्कैटर्ड पार्टिकल, मतलब जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए हैं, उनको पकड़ने के लिए यहाँ पे लगाई गई एक स्क्रीन, एक स्क्रीन लगाई गई, और उसके ऊपर कोटिंग किस चीज की होती है भाई? जेड की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है? जेड की, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? जिंक सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक सल्फाइड बोलते हैं, ओके। देख लेना ये। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है साथ में? डिटेक्टर, जो डिटेक्ट कर रहा है, माइक्रोस्कोप आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम मैंने समझा दिया। अब इन एक्चुअल हुआ क्या, देखो यार, ये गोल्ड फॉइल थी, इसके ऊपर बीम आ रहा है अल्फा पार्टिकल, तो मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे चले गए, मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे चले गए, मोस्ट ऑफ द, मतलब एटम यार, हम देखो एटम क्या है? बहुत छोटा सा पार्ट है, मतलब गोल्ड फॉइल ली, उसके अंदर भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब का कॉम्बिनेशन, तो एटम की स्टडी कर रहे हैं ना, तो एटम जो है वो बहुत छोटा होता है। अब इतना छोटा होता है, आप ये मान सकते हो कि अगर एटम के मतलब सेंटर से, अगर हम एक मतलब एटम से थोड़ा सा अगर 2 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं, तो उसके लिए वो इन्फिनिटी माना जाता है, इतना छोटा सा वो पार्ट होता है। तो भाई यहाँ से अल्फा पार्टिकल आए, वो ऐसे निकल जा रहे हैं, तो ये देखा गया है कि यार मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल्स हैं वो सीधा निकल गए हैं, तो इससे क्या पता लग रहा है कि भाई एटम जो है अंदर से खाली है, मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो खाली है। बट थोड़े से जो है, थोड़े से जो है पार्टिकल्स वो स्कैटर्ड हुए, थोड़े से जो है पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए, कुछ इधर आए, ऐसे मान लो ये सेंटर की लाइन है, तो कुछ इधर भी आए, ठीक है, इधर भी आए, कुछ यहाँ पे भी आए, कुछ इधर भी आए। तो सेंटर पे ना कुछ पता लगा कि भाई यहाँ से डिफ्लेक्शन हुई है, स्कैटर्ड हुए हैं यहाँ से, मतलब मोस्ट ऑफ द जो है वो सीधे चले गए, लेकिन कुछ यहाँ पे भी आए। अब यहाँ पे जो आए वो क्यों आए हैं भाई? अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? जिनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। जिनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज को कोई डिफ्लेक्ट कर सकता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वहां सेंटर पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव रखा होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रखा होगा। यस, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज ये पता लगी कि सेंटर में यार पॉजिटिव रखा हुआ है, सेंटर में क्या रखा हुआ भाई साहब? पॉजिटिव रखा हुआ है, ठीक है। ये चीजें मेरे ख्याल से सभी को समझ में आई होगी, है ना। चलो जी, अब कुछ यहाँ पे इधर की तरफ स्कैटर्ड हुए, कुछ इधर की तरफ। स्कैटरिंग क्यों हुई वो पता लगा कि पॉजिटिव बीच में होगा। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिली, वो यहाँ पे आप लोगों को मैंने मतलब एक स्लाइड बना दिया, या फिर बोलो कि नोट्स बना के तुम्हारे लिख दिए। ये देखो, सबसे पहली जो आप बोल सकते हैं कि भाई साहब ऑब्जर्वेशन थी, वो क्या थी? कि जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल हैं पास हो गए गोल्ड फॉइल से, किसी भी डिफ्लेक्शन के द्वारा। इससे क्या पता लग रहा है कि जो स्पेस है एटम के अंदर वो एम्प्टी है, जो स्पेस एटम के अंदर वो क्या है? एम्प्टी है, खाली है। चलो जी, दूसरा पॉइंट क्या पता लगा? कुछ पॉजिटिव पार्टिकल जो हैं, कुछ पॉजिटिव पार्टिकल, कौन से पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल, वो डिफ्लेक्ट हो गई किसी स्मॉल एंगल से या लार्ज एंगल से। स्मॉल एंगल कौन से भाई? कुछ तो चले गए, देखो यहाँ से मान लो यहाँ तक पार्टिकल आए और ये यहाँ पे चले गए, कुछ ऐसे वापिस आ रहे हैं, तो यहाँ ये देखो ये एंगल बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो आप बोल सकते हो कि भाई कुछ जो है छोटे एंगल से स्कैटर्ड हुए, कुछ ज्यादा एंगल से स्कैटर्ड हुए। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये कुछ ना कुछ प्रेजेंस शो कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया था, कुछ ना कुछ शो कर रहा है कि बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रखा हुआ है सेंटर के ऊपर। यस और नो? इस पॉजिटिव सेंटर को ही क्या नाम दिया गया? इस पॉजिटिव सेंटर को ही नाम दिया गया न्यूक्लियस का। इस पॉजिटिव सेंटर को ही नाम दिया गया किसका? न्यूक्लियस का नाम दिया गया। हाँ जी, समझ में आई इतनी चीजें? यस और नो? यस और नो? कुछ पार्टिकल 180 डिग्री से वापस हुए, कुछ पार्टिकल 180 डिग्री से वापस हुए, मतलब कितने वापस हुए? 8000 में से एक, इतनी एवरेज आप लोग लगा सकते हैं। 8000 में से एक, इतनी एवरेज जो है आप लगा सकते हैं। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब 8000 में से एक ये वापस हुए हैं।
जो सफर करते हैं 180, मतलब ऐसे गए और ऐसे ही वापिस आ गए। ठीक है, नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। ये याद रखना कि भाई जो वॉल्यूम न्यूक्लियस ऑक्यूपाइड करता है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू एटम के साइज के, एटम के साइज के। और साइज की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं न्यूक्लियस का कितना साइज है, मतलब 8,000 का एक हिस्सा, 8,000 का एक हिस्सा वो है आप लोगों के पास न्यूक्लियस का साइज, साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें भाई? ये है आप लोगों के पास रदरफोर्ड जी की ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और इन्होंने साथ में क्या बताया, इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई साहब, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बात करी इन्होंने, ये भी बात करी इन्होंने। समझ में आ रही है चीजें? क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे क्या क्या कमियां थी इस मॉडल के अंदर वो एक बार हम देखेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। देखो यार, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, अगर ये पॉजिटिव है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, न्यूक्लियस बोल देता हूँ, जिसको क्या बोलता हूँ, न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसके चारों ओर, ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भाई मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो भाई साहब वो क्या करेगा, आप बोल सकते हो कि चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट अगर हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी, मतलब एनर्जी, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे थोड़ी देर में इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर में इसके अंदर मिल जाएगा, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि एनर्जी घट रही है ना भाई, तो उसके पास आता जाएगा और एक टाइम पे वो न्यूक्लियस में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जो एनर्जी निकल रही है, जो रेडिएशन निकल रही है, वो स्पेक्ट्रल लाइंस बोली गई, डिस्क्रीट होते हैं ये, कॉन्टिन्यूस नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक हमें मिली। तो इसको कौन नहीं बता पाए थे भाई, इसको ना तो रदरफोर्ड जी ने बताया था और ना ही थॉमसन जी ने। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि थॉमसन की पहले कमियां देख लेते हैं कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और दूसरी क्या है, स्टेबिलिटी, कि इलेक्ट्रॉन कैसे उसके यार चारों ओर चक्कर लगा रहा है, क्योंकि अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो रेडिएशन करेगा, रेडिएशन करेगा तो वो न्यूक्लियस में मिल जाएगा, है ना। और तीसरा कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकली हैं, इनको इनको नहीं बता पाए, इनको नहीं बता पाए कि, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, कॉन्टिन्यूस नहीं निकलती हैं, डिस्क्रीट निकलती हैं। तो ये लिमिटेशन थी किसकी, थॉमसन जी की। अब हम साथ में पढ़ेंगे किसकी लिमिटेशन, रदरफोर्ड जी की, बट उससे पहले इम्पैक्ट पैरामीटर और साथ में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को पढ़ लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इनको देख रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है भाई इम्पैक्ट पैरामीटर? देखो ये हमने क्या बनाया है, एक न्यूक्लियस बनाया, ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। देखो मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, ये है हमारे पास न्यूक्लियस, इसका कोई भी डेरिवेशन तुम्हें नहीं करना, ये है न्यूक्लियस। अब एटम तो बहुत बड़ा है भाई, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखें एटम को बड़ा माना गया है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। तो ये छोटा सा न्यूक्लियस बनाया, ये इसकी सेंटर लाइन है, ये इसकी क्या है, सेंटर लाइन है। अब यहाँ से ना अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई सेंटर लाइन और जो इनिशियल हमारा वेलोसिटी वेक्टर है उसके बीच में जो डिस्टेंस है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है, देखो ये जैसे डिस्टेंस दिखा रखा हमने भी, इसको बोला जाता है क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर। एक बार दोबारा से इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। मान लो एक सेंट्रल लाइन है, अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कहलाता है क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या कहलाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। इसका एक फॉर्मूला है जिसमें हम लिखेंगे बी, मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर इज इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। साथ में यहाँ पे क्या है, जेड, जेड कौन है भाई, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। साथ में ई चार्ज है। ठीक है, कोट थीटा बाय 2, कोट थीटा बाय 2, ये थीटा क्या है,
ये थीटा क्या है भाई, ये एंगल है जिससे ये स्कैटर्ड हो रहे हैं, स्कैटरिंग एंगल आप लोग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, स्कैटरिंग एंगल बोल सकते हो। और कैपिटल के यहाँ पे क्या है भाई साहब, ये कैपिटल के कोई अलग से कॉन्स्टेंट नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ये जो कैपिटल के है ये क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी है। कैपिटल के जो है यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर है भाई, न्यूक्लियस रखा हुआ है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से एक सेंट्रल लाइन लगा दी, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कहलाएगा बी, ठीक है। अब यहीं से ही डिसाइड हो जाता है आपके पास क्या, थीटा। अब जैसे कि मान लो इस एंगल की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ से ऐसे लाइन लगाओ, ऐसे ऐसे लाइन लगाओ तो थीटा चेक कर लो, ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो आप लोग। क्लियर है, यस और नो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला एक बार देख लेना, कोई भी डेरिवेशन तुम्हें नहीं करनी है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यार, यहाँ पे हमने बनाया कि ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमने यहाँ पे बना दिया न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस। अब यहाँ से आ रहे हैं क्या, अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ से क्या आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर क्या है, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे भाई, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और उसके बाद ये यहाँ से ऐसे वापस हो लिए। क्यों हो लिए, क्योंकि यार यहाँ पे इसने पॉजिटिव को फील किया, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, फिर ये एकदम से रुक गए, तो इसका मतलब आप लोग बोल सकते हो कि इस डिस्टेंस पे आके, इस डिस्टेंस पे आके न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से कुछ दूरी पे क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल आके एक बार रुक रहे हैं, फिर से दोबारा चल रहा है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो रही है। किसके बराबर हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो रही है पोटेंशियल एनर्जी के। तो वही डिस्टेंस होता है भाई साहब क्या, आप लोगों का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, होल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसके ऊपर ही हमारे पास जो है क्या है, साथ में आप लोगों के पास ये फॉर्मूला जो आप लोगों को याद कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए ये काइनेटिक एनर्जी हमने लिखी, ठीक है, ये हमने लिखी काइनेटिक एनर्जी। अब क्या है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल है, उसका चार्ज लिख दो, ठीक है। न्यूक्लियस पे चार्ज हमें पता नहीं, तो जेड ही लिख दिया। नीचे क्या हुआ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। तो आर कौन, जितने डिस्टेंस की बात है तो आर नोट हो गया वो। तो इस आर नोट को हमने निकाला, ये हुआ 2 ZE² नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। कैपिटल के इज द काइनेटिक एनर्जी। कैपिटल के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है हम बता नहीं पा रहे ना कि भाई कितना है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं बोला गया, तो इसलिए हमने जेड यूज किया। जेड मतलब एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है बेटा, आप लोग देख सकते हैं। तो ये होता है आप लोगों के पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अभी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड, वो पढ़ लेते हैं। बट उससे पहले आता है हमारे पास एक ग्राफ, उससे पहले हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है, ठीक है। ये ग्राफ हम पढ़ेंगे, आसान सा ग्राफ है, पेपर में आया है, ये सीबीएसई में कई बार आया है, एक बार देख लेंगे। हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पे वाई एक्सिस लिया। यहाँ पे है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड, और यहाँ पे है स्कैटरिंग एंगल। यहाँ पे क्या है, स्कैटरिंग एंगल है आप लोगों के पास, ठीक है, ठीक है बेटा। इसका फॉर्मूला जो होता है ना, वो मैं आप लोगों को साइड में चिपका दूंगा, वहां से आप देख लेना, बट इसका कोई भी डेरिवेशन नहीं करना आप लोगों को। तो देखो यार, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है क्या। अब सिंपल से एक बात बताते हैं, देखो यार, ऐसा समझो कि न्यूक्लियस क्या है, देखो न्यूक्लियस के ऊपर क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, और उससे जाके वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे जाके वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना यार, ध्यान से समझना कि अगर एंगल इंक्रीज होता जाएगा, अगर एंगल इंक्रीज होता जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड हो रहे हैं वो तो कम स्कैटर्ड हुए ना। अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है, मान लो स्कैटरिंग एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो रहे हैं वो तो कम हो रहे हैं। हाँ, अगर एंगल घटा रहे हैं, उसके पास ज्यादा जा रहे हैं, अगर उसके पास ज्यादा जा रहे हैं भाई साहब, मतलब एंगल घटा रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा स्कैटर्ड होंगे। समझ में आ रही है चीजें, मान लो कोई चीज पॉजिटिव यहाँ पे रखा हुआ है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, अगर ये बिल्कुल इसके सामने जा रहा है तो इसको वापिस कर देगा, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा सा दूर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, तो थोड़ा सा स्कैटर्ड हुआ।
समझ में आ रही चीजें? तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनने वाला है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आप लोगों का बनने वाला है भाई साहब, ठीक है। और ये किसके लिए है भाई साहब? ये थिन गोल्ड फॉइल के लिए है, और ये गीगर्स एंड मार्सडन जी ने किया था। ये अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस नहीं, आप ये बोल सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंटल है। तो आपको ये याद भी करना ही पड़ेगा। क्यों क्या नहीं बोल सकते? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, करके देखा गया कि भाई जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ा तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो डिटेक्ट हो रहे थे वो कम होने शुरू हुए। अगर एंगल छोटा ही रहा, पास में रखा, अल्फा पार्टिकल मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा पास में जा रहा है, तो स्कैटर्ड जो हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, स्कैटर्ड जो हो रहे हैं पार्टिकल्स वो ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये थियोरेटिकल प्रोडिक्शन थी, कैसी थी? थियोरेटिकल प्रोडिक्शन। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस हमने बोला था कि वो बोला था कि वो एक बहुत छोटा सा पोर्शन है। हमने बोला था कि वो क्या है, एक बहुत छोटा सा पोर्शन है, स्मॉल है। मतलब आप बोल सकते हो कि वो डेंस है। वो क्या है? डेंस है। और उस पर कौन सा चार्ज है भाई? पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज बोल दो कि उस पर कौन सा चार्ज है भाई? पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर है? तो यहाँ से ये चीज भी हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस इज डेंस, वेरी स्मॉल, और उस पर चार्ज कौन सा? पॉजिटिव है, वो तो तुम्हें पता लग ही गया है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिमिटेशन आ गई किसकी? रदरफोर्ड जी की। तो रदरफोर्ड जी की जो मेन लिमिटेशन थी भाई, इन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन नहीं किया, जो थॉमसन मॉडल में नहीं बता पाए थे, इन्होंने भी नहीं बताया। भाई चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है तो रेडिएशन होंगी, रेडिएशन होगी तो एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है तो वो न्यूक्लियस के पास जा रहा है और एकदम से उसमें जाके मिल जाएगा न्यूक्लियस में, तो फिर तो एटम वेनिश हो गया, खत्म हो गया। तो ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे। ठीक है। दूसरा, एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम को, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो तो फिर भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताएगा, और वो कुछ स्पेसिफिक ही मिल रही है। तो ऐसा क्यों? नहीं बता पाए थे, नहीं बता पाए थे। तो ये थी लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स, रदरफोर्ड्स एटॉमिक। नेक्स्ट आया हमारे पास कौन सा? द बोहर्स हाइड्रोजन एटम, या फिर आप इसको बोल सकते हो द बोहर्स मॉडल। क्या बोल सकते हो आप इसको? द बोहर्स मॉडल आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम भी आप लोग इसको बोल सकते हो। सबसे पहली बात यार, बोहर जी ने जो स्टडी करी थी वो सिंपल एटम के लिए करी थी, मतलब हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन की तरह वाले एटम्स की तरह की थी। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक बात हम पढ़ेंगे, बोहर हाइड्रोजन एटम या फिर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, वो है स्टेशनरी ऑर्बिट। इन्होंने एक बात बोली कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो वो रेडिएशन नहीं देता, वो रेडिएशन नहीं निकालता। उस ऑर्बिट को बोलता है, मतलब उस ऑर्बिट को बोला जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट। भाई इलेक्ट्रॉन जब स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है तो वो रेडिएशन नहीं निकालेगा। इन्होंने बात ही खत्म कर दी, इन्होंने ये वाली एजम्पशन दी, ये वाली बात बोली। ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा, मूव करेगा किसी एक सर्कुलर ऑर्बिट में, और वो रेडिएशन नहीं निकाल रहा, तो उस ऑर्बिट को बोला जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इन ए सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट रेडिएशन। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये बात हुई कि भाई फिर एनर्जी कैसे निकलती है। तो इन्होंने एक बात बोली कि एटम जो रेडिएट करता है एनर्जी, एटम जो रेडिएट करता है क्या? एनर्जी, वो तब करता है जब 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 क्या होता है, जब वो ट्रांजिशन करे, ट्रांजिशन करे कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वन ऑफ दीज ऑर्बिट टू अनदर, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन होता है तो एमिशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। मतलब मान लो एक इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे है यार, किसी एक लेवल के ऊपर है, एक्साइटेड स्टेट आप लोग बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो इसको? एक्साइटेड स्टेट आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सी स्टेट है? ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, तब यहाँ से रेडिएशन निकलती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जिसकी एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एच म्यू, म्यू मतलब एच एफ बोल रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ। समझ में आया? तो उन्होंने एक बात बोली कि सर्कुलर ऑर्बिट में अगर वो घूम रहा है तब रेडिएशन नहीं निकलते, जब वो ट्रांजिशन करता है तो रेडिएशन निकलते हैं।
जब वो ट्रांजिशन करता है तो रेडिएशन निकलती है। समझ में आई चीजें? चलो, अब इनके पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। एनसीईआरटी मैंने पूरी रख रखी है तुम्हारे लिए। क्यों रख रखी है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में से पेपर में सबसे ज़्यादा आता है, तो मुझे लगा कि यार एनसीईआरटी पढ़ानी जरूरी है इस चैप्टर की, तो इसको साथ में ही रख लेते हैं। ठीक है, इसको साथ में ही रख लेते हैं यहाँ पे। अभी सुनना ध्यान से, देखो यार, अभी सुनना। हम्म तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? बोहर जी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, एक मिनट, फर्स्ट पोस्टुलेट वो क्या कहता है? इन्होंने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, सुनो ध्यान से। इन्होंने एक बात बोली कि इलेक्ट्रॉन हमेशा स्टेबल और स्टेशनरी ऑर्बिट में ही रोटेट कर रहे होंगे, मतलब जहां पे एमिशन जो नहीं नहीं होता, एमिशन नहीं होता। समझ में आई चीजें? एक बात तो ये बोलती कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट के अंदर जिसमें एमिशन नहीं करता हो, मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। दूसरा, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसकी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? एन एच अपॉन में 2 पाई होगी। क्या होगी? एन एच अपॉन में 2 पाई होगी। देखो, बोहर सेकंड पोस्टुलेट डिफाइंस these stable orbits. This postulate states that the electron revolve around the nucleus only in those orbits for which the angular momentum is some integral multiple of h upon 2 पाई। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही वो रिवॉल्व कर रहा होगा और उनमें रिवॉल्व करेगा जिनकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? इंटीग्रल मल्टीपल होगी किसका? एच अपॉन 2 पाई का, एच अपॉन 2 पाई का। ठीक है, समझ में आया? तो एल क्या होता है भाई? एंगुलर मोमेंटम को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एम वी आर, एम वी आर। तो आप बोल सकते हो कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। अब यहाँ पे जो एन है वो कौन है? इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीजर बोलो या फिर इंटीग्रल मल्टीपल बोलो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थर्ड पोस्टुलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो अभी हम बात करके भी आए हैं, जो अभी हम बात करके भी आए हैं। ये क्या कहता है? ये क्या कहता है भाई? ये पोस्टुलेट क्या कहता है? एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी। एक हायर एनर्जी स्टेट से ये लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा। ठीक है, जब ये यहां से यहां आएगा तो ये क्या करेगा? ये एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ये एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ये देखो, फोटोन इज एमिटेड। क्लियर है? अब मान लो, जैसे 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 अभी, हाँ, मान लो ये हमारा हायर स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पे एनर्जी जो है वो हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी स्टेट है, ये हाई एनर्जी स्टेट है। ठीक है, और यहाँ है ये लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर या ग्राउंड स्टेट भी आप बोल सकते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है बेटा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ट्रांजिशन कर रहा है, यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से ये नीचे की तरफ, तो यहाँ से एक एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकले, और वो एनर्जी क्या होगी भाई? इन दोनों का डिफरेंस होगी, इन दोनों का क्या होगी? डिफरेंस होगी। देखो, हैविंग एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल कौन? जहां से वो आ रहा है। मान लो ये हमारा इनिशियल स्टेट है, ई आई, ये हमारा फाइनल स्टेट है। हाँ, फर्क ये याद रखना कि इनिशियल पे एनर्जी ज्यादा है, ये फाइनल पे कम है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। ये डिफरेंस बराबर होगा एच फ्रीक्वेंसी के। किसके बराबर होगा? एच फ्रीक्वेंसी के। ये बात इन्होंने बोली, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्लियर है? समझ में आई? ये चीज याद रखना कि आई जो होगा हमेशा ग्रेटर होगा, आई जो होगा हमेशा ग्रेटर होगा। मैंने एनसीईआरटी उठाई है तुम्हारे लिए, आई जो होगा हमेशा ग्रेटर होने वाला है। क्लियर? चलो यार, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पोस्टुलेट हमने कर लिए, सारी चीजें तुमने अभी तक पढ़ ली है। अब इसके ना हम डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, डेरिवेशन पढ़ेंगे। अभी हम इसका रेडियस निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उसका रेडियस निकालेंगे, वो सब निकालते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बोहर जी, ये याद रखना, अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर्स, मैं डेरिवेशन अभी तुम्हें करवा रहा हूँ भाई, अकॉर्डिंग टू बोहर्स। वैसे रदरफोर्ड जी में भी पता लग गया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है?
इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों, न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं भाई, हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, ठीक है। और इसको हम एक आर बोल देते हैं, रेडियस बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे बोला कि ये रहा भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ऐसे घूम रहा है इसके चारों ओर, चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है, हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है भाई, न्यूक्लियस, मतलब एक प्रोटॉन बोल सकते हो आप, एक इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप, ठीक है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन लाइक जो एटम होंगे उनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, उनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। चलो, समझ में आ रही है इतनी चीजें, कि सबसे पहले बोहर जी के अकॉर्डिंग हमने हाइड्रोजन एटम लिया जिसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, और रदरफोर्ड ऑलरेडी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसी चीज को इन्होंने स्टडी किया, कंटिन्यू किया, फिर उस पर बातें बोली कि वो उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसमें क्या हो, रेडिएशन ना हो, स्टेबल ऑर्बिट में ही घूमता है, और जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, NH/2 पाई होगा, ठीक है। एच कौन है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। रदरफोर्ड जी से पूछा गया था जब कि भाई ये इलेक्ट्रॉन घूमता क्यों है, तो उन्होंने बोला जैसे अर्थ घूमती है ना सन के अराउंड, वैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड। ये बात उन्होंने बोल दी थी, बता नहीं पाते। इन्होंने एक बात बोली कि भाई यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों ओर, तो इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी या नहीं लग रही होगी, यस और नो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लग रही है, क्योंकि देखो अगर इसको सर्कल में घूमना है इलेक्ट्रॉन को, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके द्वारा आ रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा आ रही है भाई साहब, किसके द्वारा आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा आ रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, mv² बाय में r लिख सकते हैं। और E कैसे लिखेंगे भाई, इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, इस पे ई चार्ज है, ये कौन है, ई चार्ज है, तो ई इंटू ई करो तो ई का स्क्वायर, नीचे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया। इतने बात समझ में आ गई होगी, डेरिवेशन करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो, अभी हमें पता है कि mvr इज इक्वल टू होगा NH/2 पाई के। यहां से हम एक काम करते हैं, v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा NH/2 पाई r, क्या होगा, 2 पाई r। क्लियर है, ये याद रखना, इसको एक साइड में रख लेते हैं, इसको एक साइड में रख लेते हैं, इसको एक साइड में रखते हैं, ये काम आएगा हमारे, इसको इधर रख देते हैं, ठीक है। चलो, अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे काम करते हैं भाई, इससे इस रिलेशन से हम रेडियस निकालेंगे। तो आर ने आर को कट किया, और यहाँ से अगर मैंने आर निकाल दिया, यहाँ से अगर मैंने निकाल दिया आर, तो मेरे पास क्या बचेगा, सबसे पहले मैं सिंपल इक्वेशन लिखूंगा, mv² इज इक्वल टू स्मॉल ई का स्क्वायर, नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे बन जाएगा ई स्क्वायर, सॉरी मैं यहाँ से आर निकालने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट रुको, आर निकालने की, अरे आर निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये बनेगा ई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv², ये आ गया, यस और नो। अब इसमें v की वैल्यू को पुट कर देते हैं, कौन सी वैल्यू को, ये वैल्यू को पुट कर देते हैं। चलो, तो यूजिंग यूजिंग वैल्यू ऑफ v, यूजिंग वैल्यू ऑफ v, तो हमें मिलेगा r की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी ई² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, साथ में v का स्क्वायर है, तो v का स्क्वायर कितना होगा, n²h², नीचे जो है 2 पाई r, वो बन जाएगा 4 पाई² r², ठीक है। मतलब अभी r को निकालने के लिए दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो जी, जो चीज कट रही है उसको कट कर दो, जो चीज कट हो रही है ना उसको कट कर दो। देखो यार, 4 से 4 कट हो रहा है, पाई से ये पाई² कट हो गया, और क्या कट हो रहा है, और क्या कट हो रहा है भाई साहब,
और तो कुछ भी कट नहीं हो रहा। एम से एम कट, एम से एम तो नहीं हो रहा ना। NH अपॉन, अच्छा यहाँ से हमें एम भी तो लिखना है भाई, यहाँ से हमें एम भी तो लिखना है। ये बनेगा आप लोगों के पास 2 पाई पहले से था, आर तो यहाँ पे एम भी आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम स्क्वेयर लिखेंगे ऊपर। ठीक है, कई बच्चे भी बोल देंगे अरे सर एम नहीं लिखा आपने, अरे सर एम नहीं लिखा आपने, ये लो ये एम भी लिख दिया। तो अभी एम भी कट कर दो, ये एम इससे कट हो गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं कि क्या आंसर हमारे पास आ रहा है। हम अच्छा, 1 मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं पहले, आर इज इक्वल टू ई स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर एम स्क्वेयर, नीचे है एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ये है, साथ में एप्सिलॉन नॉट है, यही है ना। अब कट करो, तो ये आर स्क्वेयर से ये आर स्क्वेयर कट चुका है, तो हमारे पास आर का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आर इज इक्वल टू आएगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा पाई एम ई स्क्वेयर, पाई एम ई स्क्वेयर, क्योंकि ये एम का एक स्क्वेयर कट चुका है ना। हाँ, पाई एम ई स्क्वेयर ये आएगा भाई साहब हमारे पास। तो आर का फॉर्मूला आ चुका है एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट, नीचे पाई एम ई स्क्वेयर आ चुका है। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, रेडियस के लिए, मतलब अगर हम हाइड्रोजन के अलावा अगर औरों के लिए निकालना चाहते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि आर एन इज इक्वल टू कितना, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एन स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट, और साथ में यहाँ पे हम लिख देंगे पाई एम जेड ई स्क्वेयर, हम ऐसे भी लिख देंगे, चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब न्यूक्लियस वाला चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो जेड है, अलग अलग के लिए करेंगे तो हम एटॉमिक नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बाकियों के लिए हम लिख सकते हैं, किसके लिए लिख सकते हैं बेटा, बाकियों के लिए हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखी गई, अब इसमें एक चीज देखी गई, अगर हम आर की वैल्यू को एन पुट कर रहे हैं, हाँ जी, अगर हम आर की वैल्यू को, मतलब आर नहीं एन की वैल्यू को, अगर हम एन की वैल्यू को 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आर की एक वैल्यू आई, आर की एक वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है ना। ठीक है, ये बनेगी आप लोगों के पास कितनी, एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट, नीचे आएगा पाई एम ई स्क्वेयर। तो भाई यहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये रही प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, ये रही, ये रही। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करूँ, एप्सिलॉन नॉट की, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू, पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, तो भाई साहब मेरे पास आर का एक फॉर्मूला आ जाएगा, जो आएगा कितना, 0.529 आंगस्ट्रॉम, 0.529 आंगस्ट्रॉम, जब मैंने एन की वैल्यू 1 करी। और हाइड्रोजन के लिए तो एन की वैल्यू, मतलब जो ऑर्बिट रहेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑर्बिट बोल सकते हैं, तो एन की वैल्यू 1 हो गई। तो मतलब आप बोल सकते हो कि जो रेडियस होगा फर्स्ट ऑर्बिट का वो होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, यही होगा। तो बाकियों के लिए अगर हम लिख के देखें, तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, एच स्क्वेयर, आपने क्या किया है, एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वेयर, इन सब की वैल्यू को ये लिख दिया, ये लिख दिया ना, ये लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे आर एन को ऐसे लिख दूं कि ये 0.529 आंगस्ट्रॉम इनटू में है क्या, एन स्क्वेयर बाय में जेड, एन स्क्वेयर बाय में जेड। क्लियर है। सो ये फॉर्मूला होता है, हम लोग निकालते हैं किसके लिए, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये क्या है, रेडियस है किसका, nth ऑर्बिट के लिए, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। क्लियर है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब निकालेंगे किसको यार, वेलोसिटी को। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी ऑलरेडी, अरे 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 अरे, वेलोसिटी ऑलरेडी तो मैं दे रखी है, तो वेलोसिटी को निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं अभी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। चल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो जी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक फॉर्मूला, ये रहा, ये रहा भाई सब एक फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
एम आर यहाँ पे लिख दो, ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो v इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई इंटू में m इंटू में r भाई nth ऑर्बिट के लिए लिख रहे तो r की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये रही हमारे पास r की वैल्यू, ये रही हमारे पास किसकी वैल्यू, r की वैल्यू। ठीक है, तो इसको आगे लिख देते हैं, पुट कर देते हैं। चलो जी, पुट करी, यहाँ पे आ गई ये, इसको पहले रब कर दो यहाँ से। तो हमारे पास ये आ गया, इसको यहाँ पे पुट किया। अब जो चीज भाई साहब नीचे है वो तो ऊपर चली जाएगी। मतलब ये जो पाई है, जो एम है, जो जेड है, जो ई स्क्वेयर है, वो तो 1 हो जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, नॉट 1, इट्स ऊपर चला गया। चलो यहाँ पे ऐसा था। अब ध्यान से देखो, जो कट हो रहा है उसको कट कर दो। भाई कौन कट हो रहा है, पाई से पाई कट हो रहा है, एम से एम कट हो रहा है, एन से एन स्क्वेयर कट हो रहा है, एच से इसका स्क्वेयर कट हो रहा है। बस यही है। तो बचा क्या आप लोगों के पास, v इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर बाय में 2 NH एप्सिलॉन नॉट बच रहा है। ये बचा आप लोगों के पास। हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, Z1 होगा। हाइड्रोजन के लिए क्या होगा भाई, Z1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप v को हाइड्रोजन के लिए अगर लिखना चाहते हो तो ई स्क्वेयर बाय में 2 NH एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 NH एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक चीज और देखो यार, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं बात करूं, ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 होगा, तो उस टाइम पे आप V1 निकाल रहे हो, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ई स्क्वेयर बाय में 2H एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो चुकी है। n की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, h की वैल्यू, सबको पुट करते हो तो V1 की जो वैल्यू आती है वो आती है 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड आती है। 2.18 इंटू में 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड आती है। तो मतलब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो, आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि nth ऑर्बिट के लिए अगर मुझे लिखना है, nth ऑर्बिट के लिए अगर मुझे लिखना है तो 2.18 इंटू 10⁻⁶, ये हो गया 1/n, क्योंकि अलग अलग के लिए लिख रहे हैं ना, किसके लिए लिख रहे हैं, अलग अलग के लिए। और साथ में अगर जेड भी चाहिए तो जेड तो ऊपर होता है ना, तो इसलिए जेड यहाँ पे भी आ जाएगा भाई, जेड यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा। क्लियर है, यस और नो, फटाफट से एक बार बता दीजिए। और ये 2.18 इंटू 10⁻⁶ लिखा ना, ये सी अपॉन में 137 भी होता है, सी अपॉन में 137 ये भी होता है। तो ये थी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एनर्जी की बात करेंगे, अब एनर्जी की बात करेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी आ गई या नहीं आ गई भाई। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। अब करते हैं एनर्जी को। अब किसको करेंगे, हम एनर्जी को करेंगे। ठीक है, अब हम एनर्जी का निकालते हैं। ठीक है, अब जो एनर्जी होगी वो क्या होगी भाई, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक और किसका सम होती है। टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का सम होने वाली है। ठीक है, किसकी निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो बार बार मत पूछो कि भाई ये किसकी है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब हमने लिखा कि भाई अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालूं, क्या निकालूं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा, काइनेटिक एनर्जी मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी आप लोग फाइंड आउट करोगे हाफ एम वी स्क्वेयर से करोगे। तो भाई वी स्क्वेयर की वैल्यू तुम्हारे पास है ही है, हाफ एम, वी की वैल्यू कहाँ है, ये रही भाई वी की वैल्यू, ये रही भाई वी की वैल्यू। अगर सबके लिए लिखना चाहते हो तो जेड वाला फॉर्मूला उठा लो, अगर सबके लिए नहीं लिखना चाहते हो तो ये वाला फॉर्मूला उठा लो, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, मैं सबके लिए बात कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए अगर बात करेंगे तो बाद में हम जेड को 1 कर देंगे, एन को 1 कर देंगे। ठीक है, सबके लिए बात कर लेते हैं। चलो जी, अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया वी का फॉर्मूला, ये रहा आप लोगों के पास। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप यहाँ पे जेड ई स्क्वेयर अपॉन में 2 NH एप्सिलॉन नॉट, इन सबको स्क्वेयर कर रहे हो, इसका मतलब तो ये हुआ। चलो, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो हुई, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ एम इंटू जेड स्क्वेयर, ई का 4 हो गया, नीचे हो गया 4, फिर एन स्क्वेयर हो गया, एच स्क्वेयर हो गया, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वेयर हो गया।
ठीक है, यही है भाई या नहीं है? कोई एक मिनट, हमने कोई गलती तो नहीं करी? हम अगर यहाँ पे एन एच अपॉन ये लिख रहे हैं पाई, उसमें से एम चला गया ऊपर, तो एम से एम कट रहा है, ये ठीक है। जेड ई स्केयर अपॉन में ये आ चुका है मेरे पास, ठीक है। तो भाई अभी जिसको कट करना वो कट कर दो, और जिसको नहीं कट करना है छोड़ देना उसको। अभी कोई रहता है ऐसा जो कट हो नहीं होगा, तो हमारे पास आएगा क्या? हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, कितना? एम जेड स्क्वेयर ई फोर, नीचे आएगा 8 एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला बेटा जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अभी? यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइड में। अब हम बात करेंगे यार, साइड में इसको पहले यहाँ पे लिख दो। अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी की। अब हम बात करेंगे किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। चलो, अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी यार स्टार्टिंग में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? जिसको यू से शो करते थे, ठीक है। फिर एक काम करो, आप इसको अगर यू से शो कर रहे हो ना, तो इसको भी आप कैपिटल के से ही लिखो। ये अलग अलग नोटेशन में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ऐसे लिख लो यू से। अब यू से वही क्या होता था, अगर दो चार्ज के बीच का लिखना था तो कैसे लिखते थे भाई? Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे लिखते थे ना, वही लिखेंगे हम यहाँ पे भी, ठीक है। अब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है भाई? न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? अगर मैं सबके लिए लिख रहा हूँ, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है भाई? जेड ई चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस उनके बीच का आर। तो यहाँ पे यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? माइनस जेड ई स्क्वेयर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आने वाली है। आप अगर इसको हाइड्रोजन एटम के लिए लिखना चाहते हो, अगर आप इसको हाइड्रोजन एटम के लिए लिखना चाहते हो, तो यू को आप माइनस ई स्क्वेयर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकते हो। और इसको भी अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए लिखना चाहते हो, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो? जेड की वैल्यू 1 करके आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, एम ई फोर, नीचे क्या आ गया? 8 n स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वेयर। और N1 भी करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन में N1 हो सकता है आराम से, है ना। समझ में आया? इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिख देते हैं, 8 n स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो, ये जो एनर्जी लिखी है इसमें आर की वैल्यू भी तो आ रही है, तो आर की वैल्यू भी आप लोग पुट कर सकते हो। किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो भाई साहब? आप आर की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ये रही आर की वैल्यू, ठीक है। ये रही आर की वैल्यू। या तो ये पुट कर दो, वैसे इसको नहीं पुट करो क्योंकि इसमें तो वी रहता है, तो आप ये वाली मेन वाली पुट कर लो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। एक काम करो, अभी तुम ना हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं लिखो, बाद में लिख लेना। अभी हाइड्रोजन के लिए मत लिखो, बाद में लिख लेना। यहाँ पे लिखो पहले, यू इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वेयर, नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट, जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा, पाई एम जेड ई स्क्वेयर हो गया, ठीक है। अब देख लो यार, अब आसान हो गया सारा काम, ठीक है। अब आसान हो गया सारा काम, कर लो इसको। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए क्या कर सकते हो? जेड को 1 कर सकते हो, है ना। तो यू की वैल्यू कितनी आएगी? वैसे पहले इसका फॉर्मूला बना लो, ये बनेगा माइनस, जो कट रहा पहले वो कट कर दो, पाई से पाई कट हो गया, और भाई साहब किससे कौन कट होगा? और तो कोई कट ही नहीं हो रहा, बस। तो ये बनेगा माइनस एम जेड स्क्वेयर ई स्क्वेयर, नीचे आ जाएगा 4, हाँ 4 n स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वेयर, ठीक है। अगर हाइड्रोजन के लिए लिखना है तो जेड को 1 कर दो, तो जेड को 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस एम ई, ई स्क्वेयर है या 4 है? अच्छा, ई भी तो 4 हो रहा है, ई भी तो 4 हो रहा है भाई, ई भी तो 4 हो रहा है, हाँ। ई 4, नीचे आ गया 4 n स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हुई भाई साहब क्या हमारे पास? हमारे पास हो गई ये हाइड्रोजन एटम के लिए। इन एक्चुअल हम फॉर्मूले ये वाले यूज करते रहते हैं, ये सबके लिए काम आ जाता है,
ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो अभी हमने काइनेटिक की बात करी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करी, इससे आगे हम बात करेंगे किसकी, टोटल एनर्जी की। ठीक है, इससे आगे हम बात करेंगे टोटल एनर्जी की, करते हैं। तो टोटल एनर्जी निकालनी है, अभी क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इस डेरिवेशन के स्टार्टिंग में भी मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे देखो कि टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब इन दोनों को हम जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल को आगे की तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और इसको कर लेते हैं भाई साहब कॉपी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमने लिख ली, ये रही हमारे पास, इधर रख लेते हैं, ये रही काइनेटिक एनर्जी, और ये रही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। जेड वाली नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमने इसको 1 कर दिया ना, हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं। चलो जी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये लो, ये हमारी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमारी है पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर किसी को जेड की फॉर्म में लिखना है तो भाई जेड वाले फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि अगर के साथ जेड वाली यूज करनी है तो ये वाली यूज कर लेना। चलो यार जेड वाली ही यूज कर लेते हैं, कई बच्चे नहीं तो नाराज हो जाएंगे, कई बच्चे नाराज हो जाएंगे, और यू के साथ भी जेड, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये वाली यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लास्ट में हम चेंज कर लेंगे जेड को 1, जिस भी एलिमेंट के लिए बोला जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं भाई। टोटल एनर्जी को ना मैं ई से शो कर देता हूँ, कैपिटल ई से हम इसको शो कर रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी लिखी कितनी है, M e4, यहाँ पे है Z4, सॉरी Z4 नहीं है, Z का स्क्वायर है, 2 लिख लेते हैं। नीचे है 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर। अब प्लस होना है बट वो माइनस में है, तो इसको मैं माइनस लिख देता हूँ। तो माइनस M हो गया, साथ में यहाँ पे E4 हो गया, यहाँ पे Z स्क्वायर हो गया, नीचे 4N, या फिर ऐसे लिख लो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया हमारे पास 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा Me4Z2, और यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब 2Me4Z2। यस और नो, अरे भाई ये 4 है, यहाँ पे 8 है, तो कॉमन सी बात है, जो 2 बचेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ पे आया E इज इक्वल टू माइनस Me4Z2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, Z2E4, आप ऐसे भी लिख सकते हो। नीचे 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारे पास किसका फॉर्मूला, ये है हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूँ, Z को 1 कर दूँ, तो E की वैल्यू कितनी आने वाली है, -Me4 आ गया। ठीक है, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर आ गया। ठीक है, बाकी बाद में कर लेंगे कि भाई कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, वो उसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आया इतना, यस और नो। तो भाई ये हुआ हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला। अब एक ना रिलेशन कर लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। ये रहा हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन की। अब ध्यान से देखना, क्या हम कुछ ना कुछ एक रिलेशन बना सकते हैं इन सबके बीच में। देखो यार, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला है Me4Z2 और 8N2H2 ई, मतलब एप्सिलॉन नॉट 2, मतलब ये मैं जो 2 बोल रहा हूँ ये स्क्वायर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है, ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो रिलेशन कुछ समझ में आ रहा है। हाँ जी, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये और ये फॉर्मूला सेम है, लेकिन भाई साहब ये पॉजिटिव में है और ये कैसा है आप लोगों का, नेगेटिव में। टोटल एनर्जी नेगेटिव में और काइनेटिक तो पॉजिटिव आनी आनी। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इज इक्वल टू है माइनस ऑफ ई के। किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ई के, क्योंकि ई कितना है, ई यहाँ पे पुट करो, माइनस का है वो, तो प्लस आ जाएगा। यस और नो, या फिर आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी ई है वो है माइनस ऑफ के। अब के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो कॉमन सी बात है ई की वैल्यू ये आने वाली है। ठीक है, चलो अब दूसरा देखो, अब यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन से कंपेयर करो। क्या मैं इस इक्वेशन को, क्या मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख दूं, देखना ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ। क्या मैं इस इक्वेशन को, जो टोटल एनर्जी वाली इक्वेशन है, इसको ऐसे लिख दूं कि E इज इक्वल टू
माइनस एम ई फोर जेड स्क्वेयर, नीचे मैं लिख देता हूँ 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 ऐसे अलग कर लेता हूँ। मतलब जो 8 था उसको मैंने 4 और 2 में ब्रेक कर लिया। अब ध्यान से देखना, ये कौन है भाई, टोटल, सॉरी ये कौन है, हमारे पास एनर्जी है, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब हमारे पास जो ई है वो क्या है, वो यू बाय में 2 है, मतलब यू जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ई है। अब ये बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ किसका, टोटल एनर्जी का। तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करना जरूरी है। क्लियर, चलो यार। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है, जिसमें हमने काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों समझ लिए, साथ में हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लिया, साथ में हमने यहाँ पे रेडियस समझ लिया और वेलोसिटी भी समझ लिया, है ना। तो भाई इससे ज़्यादा डेरिवेशन तो क्या ही आती है आप लोगों के पास, ठीक है, इससे ज़्यादा डेरिवेशन नहीं आती आप लोगों के पास। अब हमारे सिलेबस में आगे क्या आता है यार, अब सुनना ध्यान से। हमारे सिलेबस में अब हम स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो भाई अगर किसी के सिलेबस में अगर डेरिवेशन रहती है, कोई कहता है कि हमारे सिलेबस में तो डेरिवेशन है, इस चीज़ की भी है, तो वो बता देना कमेंट सेक्शन में, वो मैं अलग से करवा दूंगा। वैसे किसकी है यार, रेडियस की करवा दिया, वेलोसिटी की करवा दिया, एनर्जी की करवा दिया, और तो कुछ ऐसी नहीं है जो आप लोगों को करवाई जाए, ठीक है। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी अगर आप निकालना चाहते हो तो वो भी निकल जाएगी, क्योंकि आप लोगों के पास वी भी आ चुका है और भाई साहब आर भी आ चुका है, ठीक है। क्योंकि देखो वी क्या है, ओमेगा आर, तो आप यहाँ से ओमेगा निकाल लोगे वी बाय आर करके, क्या करके, वी बाय आर करके, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो, वी भी है आर भी है, वो फर्दर कंडीशंस है यार जो आपको सही लगे, ठीक है। बट मेन डेरिवेशन आप लोगों को मैंने करवा दी है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, वो है हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज का आता है। कौन सा आता है, स्पेक्ट्रल सीरीज का आता है, हाइड्रोजन एटम की। इस पूरे में हम हाइड्रोजन एटम के ऊपर अभी फोकस दे रहे हैं, मतलब बोहर ने जो स्टडी की थी वो सिंपल एटम के लिए की थी, हाइड्रोजन के लिए। तो भाई स्पेक्ट्रल सीरीज है क्या, देखो यार होता क्या है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप करता है फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल, तो क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, मतलब अभी वो कहाँ है, हायर एनर्जी स्टेट में, वो जाता है लोअर में, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, वो किस तरीके से एमिट होता है भाई साहब, वो एमिट होता है एज रेडिएशन, रेडिएशन की फॉर्म में निकलता है। और ये जो रेडिएशन होता है कंटिन्यूअस रेडिएशन नहीं होता, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। पर्टिकुलर मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो वेवलेंथ निकल रही है वो डिस्क्रीट वेवलेंथ है, ठीक है, सिलेक्टेड होती हैं। मान लो कोई 4200 आंगस्ट्रॉम निकली है, कोई फिर 5300 कुछ आंगस्ट्रॉम निकली है, ऐसे। तो ऐसे डिस्क्रीट वेवलेंथ हमें मिलती हैं। कैसी मिलती है भाई साहब, डिस्क्रीट वेवलेंथ मिलती है, और ऐसे बहुत सारी मिलती हैं। तो इसको बोला जाता है क्या, स्पेक्ट्रल लाइन बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रल लाइन बोला जाता है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है ना, इसका भी एक फॉर्मूला आता है, एग्जैक्ट कितनी एनर्जी होती है भाई साहब, है ना। तो उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने कहा कि, इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। हमने कहा, सुनना यार ध्यान से, हमने कहा कि एक जो इलेक्ट्रॉन है अभी वो यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा हायर एनर्जी स्टेट है, क्या है, ये हमारा हायर एनर्जी स्टेट है, ओके, हायर एनर्जी स्टेट। इनिशियली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसको मैंने बोला ई आई, कि यहाँ की जो एनर्जी है वो ई आई है। अब वो क्या करता है भाई, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ना लोअर स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है या लोअर स्टेट में होता है, जहाँ एनर्जी लो होती है, उसको हम एनर्जी देते हैं या उसको किसी भी मेथड के हिसाब से एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी लेके एक्साइड होकर ऊपर चला जाता है, ऊपर मतलब हायर स्टेट में चला जाता है, और ज्यादा देर वहां नहीं रहता, वो फिर धड़ाम से नीचे आता है। तो जब वो आता है तो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और वो डिफरेंस के बराबर होती है, अभी करेंगे इसको। बट मैंने जो बताया वो ये बताया कि जब वो ऊपर जाता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, जब वो नीचे आता है डी एक्साइट होता है तो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। चल, तो यहाँ पे एनर्जी अभी कैसी है भाई, फाइनल है, मतलब ये जो ऊपर है वो हायर एनर्जी स्टेट है और ये नीचे लोअर एनर्जी स्टेट है। तो आप यहाँ पे एक कंडीशन जो लिख सकते हो कि हेयर ई आई जो है वो बड़ा है किससे, ई फाइनल से, ई आई जो है बड़ा है किससे, ई फाइनल से, ये याद रखना, क्योंकि जहां से वो आ रहा है वहां पे एनर्जी ज्यादा थी, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें, चलो जी।
अब इलेक्ट्रॉन भाई साहब नीचे आया, धड़ाम आया नीचे, ठीक है, ये धड़ाम से नीचे आ रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब फोटोन की फॉर्म में। तो एक फोटोन रिलीज हुआ जिसकी वैल्यू होती है एच ऑफ, मतलब जिसकी एनर्जी की वैल्यू होती है एच। अब हमने बोहर के थर्ड पोस्टुलेट में पढ़ा था ना कि इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर ये वैल्यू होती है, इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर ये वैल्यू होती है। ये एच एफ जो है, ये एनर्जी जो है, इन दोनों की डिफरेंस के बराबर होती है, ठीक है। तो अभी हम क्या करके आए हैं, अभी हम करके आए हैं भाई साहब एनर्जी का एक बढ़िया सा फॉर्मूला, ये वाला करके आए हैं या नहीं करके आए हैं भाई, ठीक है। ये हमने एनर्जी का एक बढ़िया सा फॉर्मूला किया है, इसको साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ इसको, मतलब ये काम का है हमारे, ये भी काम आने वाला है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, इनिशियली एनर्जी जो है उसको लिखते हैं भाई। सबसे पहले लिखा हमने एच एफ, इनिशियल एनर्जी लिखी, इनिशियल माइनस एम जेड स्क्वेयर ई फोर, अपॉन में लिखा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वेयर एन, इनिशियली है तो एन आई लिखो, इनिशियल लिखो, एच स्क्वेयर, माइनस कर रहे हैं फाइनल वाली को, माइनस फाइनल वाली भी माइनस में है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये होगा एम जेड स्क्वेयर ई फोर, नीचे आ गया 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वेयर एन फाइनल का स्क्वेयर एच का स्क्वेयर, ठीक है। अब भाई जिसको प्लस है, ये प्लस वाली है तो इसको आगे लिख लेते हैं, इसको पीछे लिख देते हैं, तो इसको ऐसे लिख लें कि एच एफ आ गया कितना, एम जेड टू ई फोर, यहाँ पे आ गया 8 एप्सिलॉन नॉट टू एच स्क्वेयर, और अंदर रह गया कितना, एन आई, सॉरी एन आई नहीं, एन एफ का स्क्वेयर माइनस एन इनिशियल का स्क्वेयर, ये रह गया। यस और नो, क्लियर है, समझ में आ रही है इतनी चीजें। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, यहाँ से ना एक फॉर्मूला बनाएंगे अब बढ़िया वाला, यहाँ से हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं, यहाँ से हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। चलो ये यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब तुम्हें पता है यार सी क्या होता है, सी, सी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा होता है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सी बाय लैम्डा होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एच सी बाय लैम्डा, यहाँ पे आ गया एम जेड टू ई फोर, नीचे आ गया 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर और एच स्क्वेयर, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट का 2 हमने किया, और साथ में यहाँ पे हो गया 1 बाय एन फाइनल माइनस एन इनिशियल, ये समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना सभी बच्चे, भाई अभी हमने यहाँ से 1 बाय लैम्डा निकाला, इस 1 बाय लैम्डा को हम वेव नंबर में बोलेंगे, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास क्या, एम ई फोर जेड टू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर, और एक एच और यहाँ से आ रहा है, देखो ये वाला जो एच है यहाँ पे आ रहा है, सी भी यहीं पे आ रहा है, तो ये बनेगा एच क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा भाई साहब, एच क्यूब, और ये बन जाएगा सी, और ये वही बाकी का बाकी लिख दो यार, ठीक है। सेम टू सेम जो बचा हुआ है भाई साहब वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप लोगों को, अच्छा एक मिनट, कोई गलती तो हमने नहीं की, नहीं कोई गलती नहीं है यहाँ पे, सही है बिल्कुल, हाँ। अब यहाँ पे देखो यार कि एम ई फोर और 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, ये हमने लिख दिया कि ये कांस्टेंट के बराबर है, ये हमने लिख दिया कि ये एक कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। और इस कांस्टेंट का नाम है भाई साहब रेडबर्ग्स कांस्टेंट, क्या नाम है इसका, रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, देखो ये रहा आप लोगों के पास कांस्टेंट, ठीक है, ये रहा आप लोगों के पास कांस्टेंट, यहाँ पे लिखते, ये कौन सा कांस्टेंट है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, ठीक है भाई। तो मतलब इसकी वैल्यू हमने आर रख दी, तो बस हो गया काम। तो इसका फॉर्मूला आ गया 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1 अपॉन एन फाइनल माइनस एन इनिशियल, ये जो 2 है ये जरूर लिखनी है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ इसको, फाइनल, ठीक है।
समझ में आया क्या होता है भाई साहब, ये आर होता है। अब अगर हम हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए अगर लिख रहे हैं तो भाई साहब जेड को आप 1 भी कर सकते हैं, जेड को आप 1 भी कर सकते हैं। तो कई बुक में आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा होगा 1/λ इज इक्वल टू कितना आर, और ये दिखेगा यहाँ पे 1/n फाइनल 2 - 1/n इनिशियल 2। ठीक है, बट ये याद रखना कि जो इधर वाला है, ये वाला है, अगर मान लो ये पूरा फॉर्मूला प्लस में है तो इधर वाला जो होता है ये हायर स्टेट होती है, ये लोअर स्टेट होती है। ये जहां से आ रहे हैं वो है, ये जहां पे जा रहे हैं वो है। समझ आ रही है चीजें, यस और नो, समझ आ रही है भाई साहब। तो भाई यहाँ पे ये है फॉर्मूला, ये है क्या फॉर्मूला आप लोगों के सामने। समझ में आया, ये स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं सही से, हर एक जो एमिशन निकल रहा है उसकी वेवलेंथ डिसाइड हो जाती है कि कितनी वेवलेंथ के वो निकल रहे हैं। इतनी चीजें समझ में आई। चल रहा, अब एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। यहीं पे, यहीं पे हम अगर इसको देखो, इसको निकालते हैं, ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हैं। अब ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखना कि अगर मैं यहाँ पे एन को 1 करता हूँ, एन को क्या करता हूँ 1 करता हूँ, या एन को मत करो यार, तुम सीधा एक काम करो, अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू पुट कर दो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, एप्सिलॉन नॉट की, एच की और 8 की। तो भाई साहब आप लोगों के पास यहाँ से आ जाएगा ई इज इक्वल टू -13.6 अपॉन में एन स्क्वेयर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ये याद रखना। ये किस में होगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, बस ये याद रखना आप लोग, किस में होगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। क्लियर है। तो ये होता है हर एक, मतलब इससे क्या होगा, हर एक जो लेवल होगा ना उसकी एनर्जी निकल जाएगी, हर एक जो लेवल होगा उसकी एनर्जी निकल जाएगी। मतलब इसमें m e4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मूला हमारे पास बहुत काम का आने वाला है, क्यों, क्योंकि देखो यार इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है, और ऐसी बहुत सारी वेवलेंथ्स निकलती हैं डिस्क्रीट में अलग अलग, मतलब एक ग्रुप आया होती है, एक ग्रुप आया, फिर से ग्रुप आया, फिर से एक ग्रुप आया। तो उसके आधार पे भाई साहब बहुत सारे, मतलब हमारे पास जो हमारे कोर्स के अंदर है वो 5 सीरीज है, वो एक बार देख लेते हैं। तो ये है भाई साहब एनर्जी लेवल डायग्राम, ये क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम है। ठीक है, आपने अभी एक फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय में एन स्क्वेयर आपने लिखा। अब अगर मैं n इज इक्वल टू 1 कर दूंगा तो वो मेरा ग्राउंड स्टेट है, फिर उसके बाद 2 करूंगा, फिर 3 करूंगा, 4 करूंगा, तो वो एक्साइटेड स्टेट्स की मैं, या फिर मैं बोलूँ कि हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी निकाल रहा हूँ। तो ये है ग्राउंड स्टेट आप लोगों के पास, है ना। ये कौन है भाई साहब, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, दिख रहा होगा। चलो जी, अब उसके बाद ये हायर एनर्जी स्टेट्स हैं, और ऐसे ये चलते रहेंगे। तो एमिशन में क्या होता है ना, स्पेक्ट्र, अभी बोला ना कि स्पेक्ट्रल लाइंस निकलते हैं तो ग्रुप्स के फॉर्म में आते हैं वो। तो यहाँ पे सीरीज होती है हमारे पास, एक होती है लाइमन सीरीज, एक होती है अरे अरे अरे, एक होती है बाल्मर सीरीज, एक होती है पाशन सीरीज, और एक होती है ब्रैकेट सीरीज, और एक होती है पी फंड सीरीज। ठीक है, तो ये N1 बनाया हमने, ये N2 बनाया, ये N3 N4 N5 N6 N7 बनाया। लाइमन के लिए क्या होता है भाई साहब, सुनना ध्यान से। लाइमन सीरीज में क्या होता है कि आएंगे कहाँ पे, आएंगे कहाँ पे, मतलब एनएफ का कौन होगा, हमारा 1 होगा, एनएफ कौन होगा, 1 होगा फाइनल जहां पे आ रहे हैं, और जहां से आ रहे होंगे उससे ऊपर जो भी हैं, 2 से आ रहे हैं, 3 से आ रहे हैं, 4 से आ रहे हैं, 5 से आ रहे हैं, 6 से आ रहे हैं, 7 से, ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी। इसी तरीके से बाल्मर सीरीज में क्या होगा, हम नंबर 2 पे आते हैं, मतलब एमिशन जो है, मतलब जो एमिशन नहीं, जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन का वो कहाँ पे होता है, 2 पे होता है। 2 पे मतलब जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, एन इज इक्वल टू 2 है, बट वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाएगा, तो वो कहाँ से होगा भाई, 3 से होगा, ये फिर 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे ये चलता रहेगा हर एक सीरीज के लिए। अब ये एनर्जी कैसे कैलकुलेट हुई है, ये एन की वैल्यू को चेंज करके कैलकुलेट हुई है। अब इनको याद करने का एक तरीका होता है यार, इनको याद करने का एक तरीका होता है, और वो क्या है, वो ये रहा लो। उनको याद करने का एक तरीका है, लो भाई, लो भाई पानी भी, मतलब पहले जूस पिला चुके हैं इनको, पानी भी पियो, लो भाई पानी भी पियो। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, सर ये क्या हुआ,
ये लो भाई वाला कैसे पता लगा कि ये मतलब तरीका है याद करने का, देखो ना भाई, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। ये देखो, अब ये जो एल है वो है आप लोगों के पास लाइमन सीरीज, पहली सीरीज है लाइमन सीरीज। फिर बी जो है वो बाल्मर सीरीज है। फिर पी कौन है भाई आप लोगों के पास, पास्चन सीरीज है। फिर आप लोगों के पास ब्रैकेट सीरीज और फिर लास्ट में पी फंड सीरीज है। ठीक है, बस याद रखना कि भाई लाइमन सीरीज जो होती है उसमें जो फाइनल होगा, मतलब जो ट्रांजिशन होता है वो कहाँ पे होता है, वन पे। और जो जहां से आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन वो इससे ऊपर कहीं से भी, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही इसमें फाइनल कहाँ से होगा भाई, बाल्मर सीरीज के अंदर फाइनल टू होगा, और पाशन सीरीज के अंदर फाइनल थ्री होगा, और ब्रैकेट सीरीज के अंदर जो होगा वो कहाँ पे होगा, फोर पे होगा, और पी फंड में फिफ्थ पे होगा। और यहाँ पे इनिशियल क्या होंगे, उससे ऊपर होंगे। यहाँ से तीन से शुरू कर दो, यहाँ से चार से शुरू कर दो, ठीक है, और यहाँ से पाँच से शुरू कर दो, यही होगा ना भाई, और यहाँ पे छः से शुरू कर दो। ऐसे चलती रहेगी, और भी सीरीज है। ठीक है, हेम्फ्री कुछ नाम से बोली जाती है वो, बट हमारे कोर्स में वो नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीका है याद करने का, और यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि कौन सी सीरीज कहाँ से है। एन फाइनल इसका वन, लाइमन का। बाल्मर के लिए क्या है, एन फाइनल भाई टू है, तो ये टू है। ये पाश्चन के लिए क्या है, पाश्चन के लिए एन फाइनल थ्री है, ब्रैकेट के लिए फोर और उसके लिए फिफ्थ। इनिशियल उससे आगे होगा, इनिशियल मतलब उससे हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, अच्छा ये कुछ रीजन होते हैं भाई जो आप लोगों को याद करने ही है। जैसे कि जो लाइमन सीरीज है वो आप लोगों की अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में लाई करती है, ये याद रखना। लाइमन जो है वो यूवी में लाई करती है, बाल्मर आपकी विजिबल में लाई करती है, और बाकी सब आपकी इंफ्रारेड में लाई करती है। लेकिन पाश्चन जो है भाई वो लोअर इंफ्रारेड रीजन है। ठीक है, और ब्रैकेट सीरीज जो है वो लो इंफ्रारेड रीजन है। पीफल्ड जो है वो हाई इंफ्रारेड रीजन है। ये याद रखने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये लिखे हैं ना मैंने, ये जो रीजन लिखे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कि आप लोगों को पता होना चाहिए भी कौन से का मतलब कौन सा रीजन है। इस पे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ध्यान से देखो, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफंड सीरीज। क्लियर, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, अब यहाँ से देखो यार, जैसे यहाँ पे है एमिशन हो रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, तुम्हें कोई बोल दे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ, हाँ, इलेक्ट्रॉन N4 से आ रहा है और N1 तक जाएगा, ग्राउंड स्टेट तक, तो तुम्हें नंबर ऑफ लाइंस निकालने होंगे। तो तुम सबको बार बार ड्रॉ करके नहीं देखोगे कि N4 से वो सीधा वन पे जा सकता है, N4 से वो थ्री पे आएगा, थ्री से फिर वो टू पे आएगा, टू से वन पे आएगा, या थ्री से सीधा वन पे आएगा। तो ऐसी लाइंस नहीं बनानी, मतलब बार बार बनानी है, बट वो बार बार नहीं बनानी। एक तरीका होता है कि तुम्हें ये पूछा जाता है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस होती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने रट लेना है। N2 - N1, N2 - N1 +1, नीचे टू। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन क्वांटम नंबर हो रहा है, फिर चेंज इन क्वांटम नंबर +1 हो रहा है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, बट ये थोड़ा सा अलग ही हो जाता है। अब इसको याद रखो, N2 N1, N2 कौन है, उससे ऊपर का स्टेट। ठीक है, N1 कौन है, जिस पे आ रहे हैं। अब मान लो तुमसे कोई बोल दे कि भाई कहाँ से आ रहे हैं, फिफ्थ से, या ये बोल दे कि थ्री से आ रहे हैं, N = 3 से N = फर्स्ट पे आ रहे हैं, तो तुम स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे बताओगे। तो तुम उस टाइम पे क्या करो, तुम उस टाइम पे ये करो कि तीन, N2 हो गया तो वो 3 - 1 हुआ, फिर 3 - 1 +1, यही होगा, नीचे है दो, तो ये और ये तो कट गए हैं, और तीन में से गया दो, तो दो इंटू में तीन, इंटू नीचे दो, तो छः के नीचे दो, या है तीन। कितनी लाइन्स आई, तीन लाइन्स आ जाएंगी। कितनी लाइन्स आएंगी बेटा, तीन लाइन्स आ जाएंगी आप लोगों के पास। क्लियर है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स भी आप लोगों को याद कर लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने बार बार बोला है भाई सब, वन शॉट कंपेयर कर लेना, वही चीज़ कराऊंगा जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में होती है। और ये भी नहीं है कि कोई चीज़ छोड़ देंगे हम, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ कवर हो रही होगी। ठीक है, बस फोकस ये है कि भाई जो चीज़ें आती हैं उन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। चल अब बढ़ते हैं आगे, अब आसान है, थोड़ा सा रह गया बस, बस खत्म होने वाला है, थोड़ी देर का और लेक्चर है। हाँ जी, एक टर्म आती है, वैसे ये कोई जरूरी टॉपिक नहीं है, बट एनसीईआरटी में इसका जिक्र है तो एक बार पढ़ लेते हैं। क्या होता है भाई आयनाइजेशन। देखो, द प्रोसेस ऑफ नॉकिंग एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन। एक इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना, दूर कर देना, या फिर बोलो कि इन्फिनिटी तक ले जाना, वो होता है, या
हाँ इन्फिनिटी तक ले जाना, वो होगा आयनाइजेशन। वो क्या होगा आप लोगों के पास, आयनाइजेशन होगा। क्या होगा आप लोगों के पास, आयनाइजेशन होगा भाई साहब, ठीक है। सॉरी, आयनाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल एटम से, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। और इसमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमने लिखा निकाली थी कि भाई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में एन स्क्वायर, यही था। अब अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखता हूँ तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास है, ग्राउंड स्टेट में है, तो वहां से अगर मैं उसको निकाल के आ रहा हूँ तो मैक्सिमम मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की मुझे जरूरत पड़ने वाली है अगर एन इज इक्वल टू मेरा 1 होगा। 13.6, याद रखना ये प्लस में होती है, वो एनर्जी माइनस में होती है, वो उसको बांधे रखती है, इसको हमें दूर करना है, इसलिए ये प्लस में आ रही है। किस में आ रही है, प्लस में। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय में एन स्क्वायर है, अगर 1 से लेके आ रहे हैं तो वैल्यू बदलती रहेगी, ऐसे 13.6, फिर 2 है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर 3 है तो उसके अकॉर्डिंग, 4 है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आयनाइजेशन एक प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन को निकालने का, और उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आता है यार, डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब एनसीईआरटी में जिक्र है, हालांकि सिलेबस में लिखा नहीं हुआ, बट एक बार कर लो यार इसको। देखो, देखो यार ध्यान से सुनना। डी ब्रोगली जी ने एक इक्वेशन दी, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, ये जो डी ब्रोगली जी हैं ये किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को, मतलब एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये, ठीक है। ये कैसे होगा वो बता रहे हैं। अब डी ब्रोय जो हैं, डी ब्रोय, इससे पहले वाले लेक्चर में शायद तुमने अगर वो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि डी ब्रोय जी ने बताया था कि जो मैटर होते हैं वो ऐसे वेव बिहेव करते हैं या वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब पार्टिकल एज ए वेव, है ना, पार्टिकल एज ए वेव, समझ में आया। क्योंकि पिछला चैप्टर था हमारा रेडिएशन एंड मैटर, हमने पढ़ा था कि मैटर के दो रूप हैं, मैटर एज ए पार्टिकल भी बिहेव करेगा, मैटर एज ए वेव भी बिहेव करेगा, ठीक है। मैटर किससे बना, पार्टिकल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के वेव करेक्टर के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो डी ब्रोय जी ने ये बात करी थी, और उन्होंने फिर लैम्डा दिया था, मतलब जो वेव निकल रही थी, वेवलेंथ निकल रही थी वो थी एच अपॉन में पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, ये उन्होंने बताया था, ठीक है। तो अब इन्होंने एक बात बोली यार, इन्होंने एक बात बोली कि जैसे ये एक ऑर्बिट है, कि जैसे ये एक ऑर्बिट है, ठीक है। अब इसमें मान लो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, घूम रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। बोहर जी ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है मतलब घूम रहा है, तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं कर, एनर्जी नहीं, कोई भी रेडिएशन नहीं बताएगा, वो कोई भी रेडिएशन नहीं बताएगा, बताएगा मतलब निकालेगा, कोई रेडिएशन वहां से नहीं निकलेगी, ठीक है। उन्होंने ये बात बोली। बट डी ब्रोय जी आए, उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा बदला, उन्होंने बोला कि अगर भाई साहब तुम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रहे हो तो इलेक्ट्रॉन तो फिर वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करेगा, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन तो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करेगा, यस और नो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या शो करेगा भाई, वेव लाइक प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ठीक है। अच्छा, और स्टेशनरी ऑर्बिट वो होता है जिसमें से एमिशन नहीं होता, भाई स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा होगा, या आप, हाँ स्टेशनरी बोल लो वो ज़्यादा सही रहेगा, कि स्टेशनरी ऑर्बिट वो होगा जिसमें एमिशन नहीं होगा, नो एमिशन ऑफ रेडिएशन, नो एमिशन ऑफ रेडिएशन, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ तुम्हें भाई, नो एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो अगर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना और पार्टिकल वेव लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहा है डी ब्रोई की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब उस ऑर्बिट में से, उस ऑर्बिट में से कोई भी वेव बाहर नहीं आ रही है, उस ऑर्बिट में से कोई भी वेव बाहर नहीं आ रही है, नो वेव, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा उस वेव की, नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टैंडिंग वेव बना रहा है एक तरीके से, कौन सी वेव बना रहा है भाई, स्टैंडिंग वेव्स बना रहा है एक तरीके से, ठीक है। कौन सी वेव बना रहा है भाई, स्टैंडिंग वेव्स बना रहा है एक तरीके से, ये बात उसने बोली है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है,
अगर भाई किसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन को माना है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब वो वेव दिखाएगा। अगर वेव दिखा रहा है और उस एक स्टेबल ऑर्बिट में है वो, मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट, वहां से तो एमिशन होना नहीं है, वहां से तो वेव बाहर आनी नहीं है, तो इसका मतलब नो लॉस हो रहा है एनर्जी का। तो वो कौन सी कंडीशन हो गई है, वो स्टैंडिंग वेव की एक कंडीशन हो गई है। किसकी हो गई है, स्टैंडिंग वेव की एक कंडीशन हो गई है। ठीक है, यस और नो, यस और नो। तो इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट रुकिएगा। हम्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेव का कोई लॉस ही नहीं हो रहा वहां पे, मतलब एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, तो हम ये जो वेव बन रही है उसकी वेवलेंथ को कैसे लिख सकते हैं, उसकी वेवलेंथ को लिख सकते हैं भाई साहब 2 पाई आर एन, ये रेडियस बोल देते हैं हम, ये इसका रेडियस है। ठीक है, इज इक्वल टू होगा एन लैम्डा। एन क्यों लिखा भाई, ये यहाँ से लेके एक वेवलेंथ कवर कर रहा है ना, तो ऐसे बहुत सारी है, बहुत सारी है, और अलग अलग ऑर्बिट में हो सकता है। समझ में आया। तो 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन में पी, पी क्या होता है, एम वी। यस और नो, फटाफट से बताओ। एम वी। तो ये बन गया आप लोगों के पास एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो इस तरीके से उन्होंने शो किया था। समझ में आई चीजें, यस और नो। देखो यार दोबारा बताता हूँ। बोहर जी ने अपना एक सेकंड पोस्टुलेट दिया था, उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन उसी में घूमेगा जिसमें एम वी एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर होगी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगी। डी ब्रोय जी आए, उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारी बात मान ली, लेकिन सुनो ध्यान से, कुछ बदलाव है। सुनो ध्यान से, कि इलेक्ट्रॉन उसमें चल रहा है, घूम रहा है, मूविंग है, तो भाई इलेक्ट्रॉन वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब वो वेव बना रहा है, वेव की फॉर्म में चल रहा है, आप ये बोल सकते हो। अब वहां से उस ऑर्बिट में घूम रहा है वो, जहां से एमिशन हो ही नहीं रहा, मतलब वहां पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा, तो आप बोल सकते हो कि वो एक स्टैंडिंग वेव का एग्जांपल है, या फिर स्टेशनरी वेव बोल सकते हो। ठीक है, तो स्टेशनरी वेव के लिए हम क्या होते हैं कि जो वेव लेंथ है वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एन लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एन लैम्डा जो होगा वो सरकमफेरेंस के बराबर होगा। यहाँ पे जो आर एन लिखा है ये जिस भी ऑर्बिट में होगा उसके बारे में लिखा है, ये एन का मतलब है ये। तो यहाँ से हमने अब लैम्डा की वैल्यू रखी, लैम्डा की वैल्यू रखी। पी, पी क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इनटू वी, वेलोसिटी, तो वो लिख दिया। तो यहाँ से एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। डी ब्रोगली ने इस तरीके से बताया। क्लियर है। चलो, अभी जो बोहर्स मॉडल हमने पढ़ा, तो भाई साहब उसमें काफ़ी मिस्टेक्स, मिस्टेक्स नहीं मतलब आप कुछ लिमिटेशन है वो बोल सकते हो, बट बहुत अच्छा मॉडल जो है ये साबित हुआ था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई। ठीक है, जैसे कि जो कमी थी भाई, लिमिटेशन थी, वो एक बार देख लो। फर्स्ट क्या है, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल था, मतलब सिंपल एटम्स के लिए एप्लीकेबल था, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन, उनके लिए आप लोग बोल सकते हो कि एप्लीकेबल था। तो ये बाकियों के लिए जो भाई साहब थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी। ठीक है, चलो, जिसके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। दूसरी क्या है भाई साहब, तो यहाँ पे क्या था, while Bohr's model correctly predict the frequency of the light emitted by hydrogen atom, the model is unable to explain the relative intensity of frequency in the spectrum। ठीक है, ये सबसे बड़ी क्या थी भाई, लिमिटेशन थी इसकी, क्या थी, लिमिटेशन थी। अगर आपको डिटेल में एटम्स पढ़ना मतलब और भाई अच्छा मॉडल कौन सा, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बताती है, रेडियल थ्योरी जो है बेस्ड होती है क्वांटम मैकेनिक्स पे, वो बताती है आप लोगों को। एक और मॉडल है जो क्लास 12th में है शायद। ठीक है, फिजिक्स में जितना है उतना हमने कर लिया है। एक और आप बोल सकते हो कि यार थर्ड बना के कि हिजनबर्ग आप लोग बोल सकते हो कि, ठीक है, प्रिंसिप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं सीधा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बार, ये भी भाई साहब शो करते हैं कि इनकी क्या थी, ये एक लिमिटेशन थी। क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि आप पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्टली एक ही टाइम पे दोनों नहीं बता सकते, बट इन्होंने तो बताई थी, इन्होंने तो बताई थी। तो इसलिए ये भी एज ए लिमिटेशन की तरह है, मतलब हिजनबर्ग ने शो किया कि नहीं भाई, एकदम से शो नहीं कर सकते, एक टाइम पे नहीं शो कर सकते आप लोग। तो ये है भाई साहब क्या, इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, और जो नोट्स हैं भाई साहब आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे।
आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।